हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहां स्टार्ट कर रहे हैं आपके साइंस 2 के टेक्स्ट बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका वेटेज काफी हाई है, 7 मार्क का वेटेज है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। यहां देखेंगे लेक्चर नंबर 1, जिसमें बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यूनिसेल्यूलर में, मल्टीसेल्यूलर में, एंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ऑल्सो लेक्चर होने के बाद अगर आपका पढ़ के हो गया है तो आप इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो अपने इजी लर्निंग ऐप के ऊपर। ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, इसके बाद ये इसका होम पेज आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको फ्री मटेरियल्स का सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर चले जाओ, फ्री टेस्ट का सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर चले जाओ, आपको क्लास 10 फ्री टेस्ट ये दिखाई देगा, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसकी फ्री टेस्ट यहां पे आप दे सकते हो। एक ही अटेम्प्ट आप दे पाओगे, तो मेक श्योर पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ऑल्सो अपना लाइव बैच है आरएम 5.0, जहां पे यूट्यूब के सारे अच्छे अच्छे टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं हूं गैलेक्सी मैम में, शुभम सर है, फुल टीम ऑफ टीचर्स है, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का यहां पे पढ़ाया जाता है। बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहां पर बाय द वे, रिप्रोडक्शन होता क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है रिप्रोडक्शन? बच्चा पैदा करना, एक नया जन्म देना, किसी को एक नए लाइफ को जन्म देना फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। हम ही हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को बनाने वाले हैं या पैदा करने वाले हैं, राइट। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? उसका अगर डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आए, डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं ऑफ द सेम स्पीशीज। इंसान है तो उसका बच्चा इंसान होगा, कुत्ता है तो उसका बच्चा कुत्ता होगा, बिल्ली है तो उसका बच्चा बिल्ली का होगा, बराबर है। न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया जाएगा ऑफ द सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके जो पेरेंट हैं, पेरेंट बच्चे को जन्म देंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, हम इसको मानते हैं, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा क्या? अपने जीवन में अगर मैंने बच्चा पैदा नहीं किया तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी बंदर हैं, मान लेते हैं अर्थ पे सारे बंदर इन्होंने मिलकर डिसीजन लिया कि आज से किसी का भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी बच्चा पैदा नहीं करेगा, तो क्या ये बंदर मर जाएंगे? नहीं। लेकिन धीरे धीरे बूढ़े होकर ये लोग मरेंगे, एंड इनका नेक्स्ट जनरेशन, इनके बच्चे अगर पैदा ही नहीं होंगे तो धीरे धीरे सारे बंदर खत्म हो जाएंगे, इनका जो स्पीशीज था वो खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? इट विल हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उस प्रजाति को कंटिन्यू करना है, पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, इसलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक है, मेरे जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, अगर मुझे अपने स्पीशीज को जिंदा रखना है तो मुझे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, बच्चा पैदा करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे भी इंसान तो बहुत हो चुके हैं, तो थोड़ा रिप्रोडक्शन अगर कम करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। एनीवे, रिप्रोडक्शन इज ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होंगे, मेल पेरेंट होगा, पापा होंगे, फीमेल पेरेंट मम्मी होगी, राइट। तो इसको हम बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, बिकॉज देयर आर 2 पेरेंट्स। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा, इसको हम यूनिपेरेंटल कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक ही पेरेंट है जो डिवाइड करके या किसी प्रोसेस करके अपने बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, सो यूनिपेरेंटल होता है एंड बाई पेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल बात है। तो आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा क्या देखने वाले हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात, यहां पे सबसे पहला छोटा सा टॉपिक है बाइनरी फिजन। ओके, इसके ऊपर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आ गया, ऑड मैन आउट आ गया, ट्रू और फॉल्स आ गया, मैच द फॉलोइंग आ गया, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक अमीबा। मुझे बताओ, क्या अमीबा आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है? वो आगे आगे चल रहा है, उसके सेल में से देखो। मुझे एक बात बताओ, ये जो अमीबा है, अमीबा इट इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल होता है, लेकिन आपको दिख रहा है सेल में से उसके एक्सटेंशंस बाहर आ रहे हैं। मतलब जैसे ये अमीबा है, वो अपने बॉडी में से ऐसा 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 एक्सटेंशंस बना रहा है। तो ये जो एक्सटेंशंस होते हैं जिसके मदद से वो चल रहा है, इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं?
हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बराबर है, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। तो ये जो शब्द है सूडोपोडिया, सूडो मतलब क्या होता है फॉल्स, एंड पोडिया मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट। ठीक है। एंड एक और बात, अमीबा का शेप कैसा है, इररेगुलर शेप का है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, वो आड़ा टेढ़ा कैसा भी अपना शेप चेंज कर सकता है, इररेगुलर शेप होता है, बराबर है। चलो दो बात आपको यहां पे समझ में आई। अब देखो, ड्यू टू लैक ऑफ अ स्पेसिफिक शेप, कोई प्रॉपर शेप अमीबा के पास नहीं होता, सो अमीबा कैन डिवाइड इन एनी प्लेन। एनी प्लेन मतलब क्या, वो किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी एक्सिस में डिवाइड कर सकता है। जैसे कि मान लो वर्टिकली डिवाइड करना है तो कर सकता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है कर सकता है, डायगोनली डिवाइड करना है कर सकता है। बेसिकली वो किसी भी प्लेन में डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा बना सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो यहां से उसका डिवीजन हो रहा है, एंड पेरेंट कितना था, वन पेरेंट, एक सिंगल सेल था, वो डिवाइड होकर उसने टू डॉटर सेल्स बनाए। बहुत बच्चे पूछते हैं सर डॉटर सेल बनने के बाद पेरेंट सेल का क्या होगा? ऑफ कोर्स वो तो खत्म हो गया ना, पेरेंट सेल डिवाइड करके दो बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ये पेन है, इसको मैं बीच से तोड़ के इसके दो टुकड़े करूं, तो वो दो टुकड़े क्या है, डॉटर सेल है, तो पेरेंट सेल तो खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स पेरेंट सेल खुद डिवाइड करके दो डॉटर सेल यहां पे बनाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अमीबा के पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, वो किसी भी प्लेन में डिवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, याद रखेंगे, सिंपल बाइनरी फिशन कौन बताता है, अमीबा बताता है। फिर दूसरा एग्जांपल लूंगा पैरामीशियम का। चप्पल के जैसा होता है पैरामीशियम, इट डिवाइड्स अक्रॉस ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स मतलब क्या, आड़वा। आप देखो ये डिवीजन कैसा कर रहा है, आड़वा डिवीजन कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। मुझे बताओ फिर से, वन पेरेंट था, उसने डिवाइड करके टू डॉटर सेल, डीसी लिखूंगा समझ जाओगे, टू डॉटर सेल बनाए। ठीक है, कैसा डिवाइड हुआ, आड़वा डिवाइड हुआ, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। फिर एक एग्जांपल लेंगे, यूग्लिना। यूग्लिना डिवाइड्स अक्रॉस द लॉन्जिट्यूडनल प्लेन। लॉन्जिट्यूडनल मतलब खड़े खड़े डिवाइड हो रहा है, खड़े खड़े डिवाइड होगा। वन पेरेंट सेल कहूंगा तो चलेगा, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ठीक है, खड़े खड़े डिवाइड हो रहा है, इसको कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो अभी इसमें आपको याद क्या रखना है, इतना याद रखना है कि अमीबा क्या करता है, सिंपल बाइनरी फिशन करता है। पैरामीशियम क्या करता है, ट्रांसवर्स, आड़वा, ट्रांसवर्स। एंड यूग्लेना क्या करता है, लॉन्जिट्यूडनल, खड़े खड़े डिवाइड करता है। ठीक है, इतना याद रखना है। बाय द वे अगर आपको कोई डाउट है तो ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे क्या हैं, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, चलो बाय द वे बाइनरी फिशन जो है ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल मतलब क्या, जब खाना अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, अच्छे कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। चलो अभी ध्यान से सुनना, एक और चीज मैंने आपको बताई, अपना जो अमीबा है उसके जो ऐसे ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। एंड ये सूडोपोडिया उसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो यहां पर एक और टॉपिक है छोटा सा, मल्टीपल फिशन। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। मल्टीपल फिशन कब होगा, ये होगा ड्यूरिंग खराब कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो यहां पर एग्जांपल है अमीबा का, सुन लो। ये अपना नॉर्मल अमीबा है, ठीक है, ये उसका एक्सटेंशन सूडोपोडिया है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है। अच्छा, सूडोपोडिया का यूज करके ये शिकार भी कर सकता है। मान लो यहां पे कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, तो वो सूडोपोडिया से फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर भी ले सकता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया खाना खाने में भी हेल्प करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन कब दिखेगा, ड्यूरिंग
खराब कंडीशन। देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, एडवर्स मतलब जब पानी और खाना अवेलेबल नहीं है, खराब कंडीशन, अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ये क्या करता है, अपना सूडोपोडिया सब अंदर ले लेगा, अपने सारे जो एक्सटेंशंस हैं उनको अंदर ले लेगा, एंड देयर बाय इट्स मूवमेंट, चलना फिरना बंद कर देगा। मुझे बताओ सूडोपोडिया अंदर ले लेगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, है ना। इट बिकम्स राउंडेड एंड इट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे बताओ ये जो है इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहूंगा तो मेरी बात आप समझ पाओगे। सेल के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको मैं सेल मेम्ब्रेन कहता हूं। तो ये क्या करता है, राउंड होने के बाद अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, कवच बनाता है। इस कवच को कहेंगे सिस्ट, इस कवच को क्या कहेंगे, सिस्ट। एंड सच एन अमीबा, ध्यान से सुनना, सिस्ट वाला अमीबा इसको कहते हैं एनसिस्टेड अमीबा। क्या कहा जाता है, एनसिस्टेड अमीबा, मतलब क्या, सिस्ट के अंदर का अमीबा, एनसिस्टेड अमीबा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अब देखो, मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। मुझे बताओ इस अमीबा के पास आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसी न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करूं, मतलब इसका कैरियोकाइनेसिस कराऊं, चलो एक बार डिवाइड किया, दो बार डिवाइड किया, ऐसा मैं 3 बार 4 बार 5 बार डिवाइड करते करते बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लूंगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अब तक मैंने इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मैंने अभी तक डिवाइड नहीं किया। पहले मैंने क्या किया, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लिए, मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स करके बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, आप समझते हो ना, न्यूक्लियाई मतलब क्या, न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है ना, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं दिस इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब मैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दूंगा तो अंदर सिस्ट के अंदर छोटे छोटे बेबी अमीबा बन जाएंगे, एंड दस मेनी अमीब्यूले आर फॉर्म्ड। अमीब्यूले मतलब क्या, सिंपल भाषा में बेबी अमीबा। ठीक है, बेबी अमीबा, लेकिन एग्जाम में आप बेबी बीबी मत लिखना, आप क्या लिखोगे, अमीब्यूले। पहले क्या हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स हुए, many nuclei are formed, it is followed by cytoplasmic division and thus many amoebulae are formed। चलो अब they will remain in the cyst till there are adverse condition। जब तक खराब कंडीशन है ये ऐसे ही रहेंगे, फिर वो खराब कंडीशन भले 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए ये अंदर पड़े हुए रहेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं, सिस्ट के अंदर वो सेफ है। फिर जब पानी आया, जब खाना मिला, जब बारिश हुई, बरसात हुई, the cyst will break open on arrival of favorable condition and the amoebulae will be released। तो जब भी अच्छा समय आएगा, पानी और खाना मिलेगा, तब ये सिस्ट फटा, सिस्ट फट के सारे अमीब्यूले बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया मल्टीपल फिशन इन अमीबा। ठीक है, कब होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन। बाकी टाइम पे क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग सो फार सो गुड? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बडिंग। यहां पर बडिंग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्यूलर फंगस है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ईस्ट के बारे में। अल्कोहल प्रोडक्शन में, ब्रेड मेकिंग में यूज किया जाता है। ईस्ट का दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस क्या कहते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन, वाइन मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, बेकरी, वहां पे यूज किया जाता है। तो ये यीस्ट क्या बताता है, बडिंग बताता है। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको, बाय द वे ये रियल फुटेज है, रियल वीडियो है जो माइक्रोस्कोप में से निकाला गया है। ठीक है, इस तरीके से होता है बडिंग। कैसे होगा, चलो ये आपका पेरेंट सेल है। मुझे बताओ पेरेंट सेल के पास इसके अंदर एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, द ईस्ट सेल इट विल प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। मतलब कैरियोकाइनेसिस करेगा। क्या करेगा बाबा, कैरियोकाइनेसिस। अगर आपको माइटोसिस नहीं पता, देख के आओ, माइटोसिस का लेक्चर देख कर आओ तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाएगा सबसे पहले। चलो तो इस तरीके से देखो, न्यूक्लियस को
डिवाइड करके हमने 2 न्यूक्लियाई बनाए, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के ऊपर एक छोटा सा, आपको आपने सर अगर कहीं पे पटक लिया तो आपको कैसा टेंगुआ आता है, वैसा यहां पर भी एक छोटा सा बल्ज अपीयर करेगा पेरेंट सेल के टकले पे, सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो बल्ज है, टेंगुड़ है, इसको कहते हैं बड। अब क्या होगा, यहां पर आपको, इसको मैं डॉटर न्यूक्लियस, डीएन कहूंगा तो चलेगा, डॉटर न्यूक्लियस। कितने डॉटर न्यूक्लियस हैं, 2 हैं, ठीक है। इसमें से एक न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा, देखो, वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंटर द बड, चलो जाओ, एक डॉटर न्यूक्लियस बड के अंदर चला गया। इसके बाद क्या होगा, वो बड और बड़ा होगा एंड बाद में पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ द बड विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, अपना अपना संसार बसाएगा। बड़ा होने के बाद सेपरेट हो गया, इसको मैं कहूंगा डॉटर सेल। फिर वो बड़ा होगा, फिर उसके अंदर भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस से, फिर ऐसा टेंगुड़ आएगा, बड आएगा, एक न्यूक्लियस बड में चला जाएगा। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ फिर से वो बड सेपरेट हो जाएगा एंड अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो देखिए, इसी प्रकार से आपको लाइव में पढ़ना है विथ डाउट सॉल्विंग एंड मेरे साथ बार बार इंटरैक्ट करना है। तो ये अपना आरंभ 5.0 बैच है। एप्लीकेशन के ऊपर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का पढ़ाने वाली है, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। बैच में आपको क्या क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 फीचर हैं। एक तो लाइव क्लासेस, पूरा सिलेबस 2 बार कवर करेंगे, अक्टूबर एंड तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपका कोई भी लेक्चर मिस होने वाला नहीं है। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिससे आप किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, आपको डाउट है, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपके साथ तैयार हूं, ठीक है, बैठा हूं आपके लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज MCQs मिलते हैं और सब्जेक्टिव में आप पेपर लिखकर सबमिट कर सकते हो, जो आपको चेक करके भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर फॉर द फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स ये कूपन कोड अवेलेबल है। फर्स्ट 300 इसको यूज करके ये 10,000 बिकम्स 9,000, 10% डिस्काउंट आपको यहां पे मिल जाता है, ठीक है। चलिए, इजी लर्निंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग और कुछ भी आपको पूछना है कि टाइमिंग कैसा होगा, सब्जेक्ट कौन से कवर किए जाएंगे, टीचर कौन है, क्या है, आप कुछ भी ये नंबर के ऊपर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नाउ हमने अब तक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का देखा। हमने क्या देखा, यूनिसेल्यूलर, अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, यूग्लिना देखा, ईस्ट देखा, बराबर है। बाइनरी फिजन देखा, मल्टीपल फिजन देखा और बडिंग देखा इन ईस्ट। यूनिसेल्यूलर का समाप्त हो गया। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहला अपना टॉपिक आता है फ्रैगमेंटेशन। ये आपको किस में दिखता है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक प्रकार का एल्गे है, ठीक है। एंड इसके लंबे लंबे धागे होते हैं, ये फोटो देखो, आपको इसके लंबे लंबे पतले पतले धागे दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पतले पतले धागे होते हैं। तो इसकी जो बॉडी है स्पाइरोगायरा की, स्पाइरोगायरा कैसा होता है, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब क्या है, लंबा लंबा थ्रेड जैसा, धागे जैसा या फिर बाल जैसा होता है, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड, थ्रेड समझते हो, धागा, थ्रेड लाइक, लंबा लंबा फिलामेंटस बॉडी होता है, थ्रेड लाइक बॉडी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो देखो क्या होगा, व्हेनेवर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब खाना और पानी अवेलेबल है, ऐसे टाइम पे स्पाइरोगायरा फटाफट फटाफट ग्रो करता है। स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स ग्रो अप वेरी वेरी फास्ट, लंबे 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 हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो लेक है फॉर एग्जांपल या पॉन्ड है, तो वहां पर कोई आदमी अपनी भैंस को धोने के लिए, नहलाने के लिए ला सकता है, या फिर कोई एनिमल वहां पे पानी पीने आ सकता है, या फिर अंदर मछलियां तैर रही हैं, या फिर अंदर कोई वेव्स वगैरह आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मूवमेंट्स, ये जो बड़े बड़े फिलामेंट हैं ये ब्रेक हो सकते हैं। मुझे बताओ, पानी स्थिर है क्या, नहीं, पानी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, उसके अंदर कुछ एनिमल वगैरह हैं, यस और नो, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। तो ये जो धागे हैं ये ब्रेक हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। दीज फिलामेंट्स विल ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। इनके क्या हो जाएंगे, चलो फॉर एग्जांपल ये इसका फिलामेंट था,
किसी भी कारण से वो टूटा इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। अब क्या होगा, ये फ्रैगमेंट फिर से ग्रो करेंगे एंड फिर से एक नया स्पाइरोगायरा बनते जाएगा, बराबर है। ईच फ्रैगमेंट विल स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर। फिर से वो बड़े होंगे एंड न्यू स्पाइरोगायरा बन जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। लंबा लंबा स्पाइरोगायरा था, उसको तोड़ा इनटू छोटा छोटा फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट फिर से बड़ा होने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक एनिमल है, ठीक है, एक कौन है, एनिमल, इसका नाम है साइकॉन। ये आपको कहां मिलेगा, समुद्र के तट में चिपका हुआ, कहीं पे पत्थर वत्थर पे चिपका हुआ मिल सकता है। ये जो साइकॉन है ये एक्चुअली एक प्रकार का स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज। ये आप किंगडम एनिमलिया पढ़ोगे ना, एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 6, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो एक एनिमल होता है, समुद्र तट पे चिपका हुआ रहेगा, पत्थर वत्थर पे चिपका हुआ रहता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ साइकॉन इट कैन ऑल्सो ब्रेकअप एक्सीडेंटली, किसी कारण से एनिमल वगैरह अंदर है, फिशेस वगैरह है, वो इसके साथ टकरा गए, कुछ भी हो गया, किसी भी कारण से इसका बॉडी टूट सकता है इनटू छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स। फिर से हर एक फ्रैगमेंट डेवलप करेगा इनटू अ न्यू साइकॉन। यही बात है, सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट रीजनरेशन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अपन फटाफट देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। यहां पर आपको बताया चिपकली, लिजर्ड। अगर कोई गुजराती बच्चे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताना लिजर्ड को क्या बोलते हैं। अंधी चीची, बहुत मस्त नाम है ना। कच्छी में क्या बोलते हैं, मेरे लैंग्वेज में अंधी चीची बोलते हैं, ठीक है। लिजर्ड, पाल, आपने अगर उसका टेल पकड़ लिया ना तो वो अपना टेल तोड़ के भाग सकती है, या फिर अगर उसका टेल कहीं पे अटक गया किसी कारण से, ठीक है, तो वो टेल अपना जानबूझ के तोड़कर वहां से बच के भाग सकती है। आपको पता है लिजर्ड कैन ब्रेक अप एंड डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब क्या, फेंक देना, तोड़कर फेंक देना, वो जानबूझ के अपना टेल तोड़कर फेंक कर भाग सकती है। लिजर्ड कैन ब्रेक अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन एन इमरजेंसी, लेकिन इसकी जो टेल है वो फिर से ग्रो हो जाती है आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना लगेगा। द डिस्कार्डेड पार्ट इट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड, थोड़े टाइम बाद वो फिर से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसको हम लिमिटेड रीजनरेशन कहते हैं। मुझे बताओ, इसका टेल ग्रो हो गया, लेकिन अगर लिजर्ड को मैंने बीच से काट दिया या उसका सर काट दिया तो क्या वो रीजनरेट करेगी, नहीं करेगी। उसका अगर टेल टूटा तो टेल रीजनरेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं लिमिटेड रीजनरेशन। हमारे भी बॉडी में हमें थोड़ा थोड़ा रीजनरेशन दिखता है, जैसे कि अगर यहां पे कुछ कट हो गया तो वो धीरे धीरे हील होगा, है ना। आपको कोई भी जख्म होती है तो वो धीरे धीरे हील होती है, लेकिन अगर अपना हाथ काट दिया तो नया हाथ आता है, नहीं आता है। तो अपने बॉडी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा लिमिटेड रीजनरेशन हमें दिखाई देता है, बॉडी अपने आप को हील करती है। लेकिन एक एनिमल है, इसका नाम है प्लनेरिया, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। नाव काय आहे या गोंडस आणि निरागस एनिमलचं, प्लनेरिया, ठीक है, छकुला माझा प्लनेरिया। अभी देखो, इसको अगर मैंने, इसके पूरे बॉडी को अगर मैंने 2 या 3 पार्ट में कट कर दिया इस तरीके से, तो होता यह है कि इसका हर एक पार्ट फिर से रीजनरेट करके नया प्लनेरिया बना देता है, ठीक है। इसका हर एक बॉडी पार्ट फिर से रीजनरेट करके, हर एक टुकड़ा फिर से रीजनरेट करके पूरा नया प्लनेरिया बना सकता है। तो देखो क्या हुआ, अंडर सर्टेन सिचुएशंस एन एनिमल कॉल्ड एज प्लनेरिया, किसी भी कारण से, ठीक है, कोई मैकेनिकल डैमेज हुआ, किसी दूसरे एनिमल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, कुछ भी हो गया, इट कैन ब्रेक इंटू 2 और मेनी पार्ट्स, ठीक है, इसका बॉडी ब्रेक हो गया इंटू 2 और मेनी पार्ट्स। एंड इसके बाद क्या होने वाला है, ईच पार्ट, देखो यहां पे ये पूरा एक टाइम लैप्स दिखाता हूं आपको। नया सेल्स बनने लगता है, उसको ब्लास्टिमा कहते हैं, जो नया सेल्स बनने लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको दिख रहा है उसकी आईज रीजनरेट हो रही हैं, आंखें होती हैं उसको छोटी छोटी, धीरे धीरे करके वो पूरा वापस नया बन रहा है। कितना दिन लगा, 7 दिन लगा, 12 दिन, 12वें दिन पे वो ऑलमोस्ट एक नया पूरा प्लनेरिया जैसा बन चुका है। कैन यू सी दैट? देयर आफ्टर
ईच पार्ट कैन रीजनरेट इनटू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपने उसके 2-3 पार्ट कर दिए थे, हर एक पार्ट रीजनरेट करेगा इनटू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। वैसे प्लनेरिया रीजनरेशन जानबूझ के नहीं करता, मतलब प्लनेरिया जानबूझ के अपने बॉडी को 4-5 टुकड़े में नहीं काट सकता ना, किसी मैकेनिकल डैमेज के वजह से, किसी दूसरे एनिमल ने इसके ऊपर अटैक वगैरह किया है, उसके वजह से अगर ये कट होता है तो ये रीजनरेट करके फिर से पूरा नया प्लनेरिया बन सकता है। तो ये रीजनरेशन बेसिकली इसको सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। रीजनरेशन इसको जिंदा रहने के लिए हेल्प कर रहा है, सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसमें इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये जिंदा भी रह रहा है, सर्वाइवल भी कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी ये जो प्लनेरिया है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, लेकिन अगर इनका बॉडी कट हो गया तो ये रीजनरेट करके भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सर क्या ये कभी मरेगा ही नहीं? मर सकता है। देखो, आपने अगर उसका चटनी बनाया, ऐसा 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 पतला 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 आपने उसका अगर टुकड़ा कर दिया तो हर एक टुकड़ा मर जाएगा, बिकॉज उस टुकड़े के अंदर उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए कि वो रीजनरेट कर पाए। ठीक है, आपने अगर इसका ऐसा 2 टुकड़ा किया, 3 टुकड़ा किया तो वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन आपने इसका अगर चेंदा बना दिया, चटनी बना दिया, ठेसा बना दिया तो ये सरवाइव नहीं करेगा। सर अगर इसको ऐसा काटेंगे तो, ऐसा काटेंगे तो भी 2 प्लनेरिया बनेगा। ठीक है, ऐसा भी चलता है। अगर इसको हमने ऐसा काटा तो, हाँ ऐसा काटा तो भी रीजनरेट करेगा। ठीक है, अगर उसको हमने सिर्फ इतना ही काटा इधर तक तो नीचे का बॉडी एक रहेगा, उसको 2 हेड आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नीचे का ऐसा ही रहेगा और ऊपर उसको 2 हेड आ जाएंगे, ऐसे करके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स बच्चे पूछते हैं तो एक साथ आपको यहां पे बता देता हूं। ये हो गया रीजनरेशन। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट बर्डिंग इन दिस एनिमल कॉल्ड एज हाइड्रा। किसका बात कर रहा हूं? हाइड्रा। ये भी हम एनिमल क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हो। बाय द वे, यहां पे इसका माउथ होता है, माउथ, और माउथ के आसपास ये सारे, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये क्या है? ये इसके टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स उसको शिकार करने में हेल्प करते हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। चलो, हाइड्रा। अब इसके अंदर क्या होने वाला है देखो, ध्यान से सुनो। इसका बॉडी वॉल दिख रहा है आपको? इसका जो बाहर का स्किन है, बाहर का जो लेयर है, अपना कैसा चमड़ी होता है वैसा इसका जो बाहर का लेयर है, इसको मैं क्या कहता हूं? बॉडी वॉल। एंड इस बॉडी वॉल के अंदर बहुत सारे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स? रीजनरेटिव सेल्स। देखो, by repeated divisions of the regenerative cells of the body wall. बॉडी वॉल के अंदर क्या है? रीजनरेटिव सेल्स। ये सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं एंड उनके डिवीजन के वजह से आपको यहां पे छोटा छोटा आउटग्रोथ दिखाई देगा। एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो आउटग्रोथ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बड। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बड बड़ा होगा। The bud will grow up progressively and it will form a small hydra, एक मिनिएचर हाइड्रा, एक बेबी हाइड्रा आपको बनते हुए दिखाई देगा। बड जो है आउटग्रोथ, वो क्या होगा? बड़ा होगा, उसमें से बनेगा मिनिएचर हाइड्रा। अब अगर मैं इनको अंदर से देखूं, मुझे एक बात बताओ, जो पेरेंट है, चलो मुझे बताओ, ये पेरेंट है और ये क्या है? मिनिएचर हाइड्रा, या उसको मैं बेबी हाइड्रा बोलूं, बेबी हाइड्रा। मुझे बताओ, इनका जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो अंदर से पूरा जॉइंट है, अंदर से कैसा है? पूरा जॉइंट है। तो बेसिकली जो भी खाना पेरेंट खाएगा उसी में से बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे हमारे अंदर होता है, बच्चा होता है मम्मी के यूट्रस के अंदर, मम्मी जो खाती है उसी में से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो भी पेरेंट खाएगा उसी में से न्यूट्रिशन बच्चे को सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। एंड दूसरी बात, इनका जो स्किन होता है, स्किन, उसको मैं कहता हूं डर्मल लेयर्स। तो जैसा पेरेंट का डर्मल लेयर है, वही डर्मल लेयर, वही स्किन बच्चे के साथ भी कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस है, जॉइंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो, हम क्या कह रहे हैं,
डाइजेस्टिव कैविटी, मतलब उनका जो अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां पे डाइजेशन हो रहा है, सिस्टम नहीं होता है, एक सिंगल ट्यूब होती है जिसको मैं डाइजेस्टिव कैविटी कहता हूं, ठीक है। डाइजेस्टिव कैविटी एंड द डर्मल लेयर, मतलब उनका स्किन ऑफ द बडिंग हाइड्रा, बेबी हाइड्रा, आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ द पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। बच्चे का और पेरेंट का डाइजेस्टिव कैविटी अंदर से कनेक्टेड है और बाहर से इनका जो डर्मल लेयर है वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। सिंपल बात आपको बता दिया मैंने। 10, जो पेरेंट हाइड्रा है इट विल सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाद में सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद द बडिंग हाइड्रा इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड अपना इंडिपेंडेंट संसार बसाएगा एंड इट विल स्टार्ट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं है। याद क्या रखना है, इसके बॉडी वॉल में रीजनरेटिव सेल होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स डिवाइड करते हैं तो एक आउटग्रोथ बनता है, उसको बड कहते हैं। बड बड़ा बन के बड़ा होता है और एक मिनिएचर हाइड्रा, बडिंग हाइड्रा बनता है। फिर पेरेंट का और बडिंग हाइड्रा का डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी कंटिन्यूअस होता है। पेरेंट न्यूट्रिशन सप्लाई करता है बच्चे को। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बर्ड विल सेपरेट एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। इतना ही है, ठीक है, बहुत सिंपल बताया। बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। देखो, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए एक्सप्लेन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो आप किसके बारे में लिखोगे? आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में लिखोगे। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहां पर मुझे बताओ, आपको रूट दिख रहे हैं नीचे, रूट्स, आपको स्टेम दिख रहा है, आपको इसके लीव्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और इनके मदद से जो रिप्रोडक्शन होगा उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिंपल कहानी आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड। सर बड क्या होता है? आपको दिख रहा है यहां पे एक छोटा सा आउटग्रोथ, ये जो आउटग्रोथ आपको दिख रहा है उसको कहते हैं बड। बड में से भी आपको रिप्रोडक्शन होते हुए दिखता है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड, इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 1 मार्क के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक, डेफिनेशन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पर एग्जांपल लेंगे बटाटे का। इन पोटैटोस, आपने देखा बटाटे के ऊपर खड्डे होते हैं, तो ये जो खड्डे हैं छोटे छोटे, ये खड्डा दिख रहा है आपको, ये खड्डा दिख रहा है, इधर आपको कुछ दिख रहा है, इधर इधर खड्डे खड्डे दिख रहे हैं छोटे छोटे। कम ऑन, यस और नो? ये जो छोटे छोटे खड्डे आपको दिखते हैं इनको कहते हैं आईज ऑफ पोटैटो, आईज। और ये जो आईज होती हैं बेसिकली इनके अंदर बड होता है एक छोटा सा, ठीक है, बड। जब इस बटाटे को मैं कट करके सॉइल में या पानी में रखता हूं तो उसमें से आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। इसके आईज मतलब क्या? खड्डा। खड्डे के अंदर क्या होता है? बड। और वो बड क्या करता है? ग्रो करना स्टार्ट करता है और उसमें से एक नया प्लांट बनते हुए आपको दिखाई देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आईज ऑफ पोटैटो आर यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसी प्रकार से एक लीफ है ब्रायोफाइलम, पानफुटी कहते हैं मराठी में। ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन मतलब क्या? ये जो लीफ का एज होता है ना, उसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन। और मार्जिन पे आपको दिख रहा है बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स ग्रो करते हैं और यहां से नया प्लांट बनता है, ठीक है। बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। चलो, यहां पे आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये हमने, इसका गाना बंद करो रे, हाँ, लीफ लिया ब्रायोफाइलम का, उसको हमने इस तरीके से सॉइल में रखा, पानी वानी डालेंगे, चल रे पटा पटा कर रे, हाँ, फिर से गाना बज रहा है। चलो, तो एज यू कैन सी, जो बर्ड्स थे लीफ मार्जिन पे, ठीक है, उसमें से आपको इस तरीके से नया ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा। बहुत सिंपल चीज है। याद क्या रखोगे? याद क्या रखोगे? बर्ड्स कहां पर होते हैं? लीफ के मार्जिन पे होते हैं। इसका लीफ कैसा था? ऐसा ऐसा था ना, ऐसा 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 ऐसा।
यहां पर आपको बर्ड्स मिलते हैं, यहां पर, ठीक है। तो बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन, वो बर्ड्स ग्रो करेंगे, नया प्लांट वहां पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलो, टॉकिंग अबाउट शुगर केन, उस शुगर केन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स। आपको यहां पे ये जो लाइन दिखती है शुगर केन में, ऐसा लाइंस दिखता है, तो ये जो लाइंस होती है इसको कहते हैं नोड। देखो यहां पे ये जो लाइन दिखता है ना, इनको कहते हैं नोड। अच्छा, नोड पे क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वहां से आपको एक नया प्लांट ग्रो होते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आपने शुगर केन लिया, उसको आपने सॉइल में डाला, उसको पानी दिया, तो यहां से नोड से आपको नया लीव्स वगैरह ग्रो होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या याद रखोगे, बर्ड्स किधर है, नोड पे प्रेजेंट है, ठीक है। बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रास में भी सेम, जो अपना गवत होता है, ग्रास होता है, उसमें भी ये नोड है, ठीक है। नोड, जो ये लाइन दिख रहा है ना आपको, यहां पे ये लाइंस, ये नोड्स हैं, और यहां पर भी बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स, एंड बर्ड्स में से आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो लीव्स होता है वो आपको बाहर आते हुए दिखेगा, लेकिन इसका जो, बाय द वे एक और चीज बताऊंगा, ये स्टेम है इसका, ऐसा स्टेम, और ये स्टेम कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। सॉइल में कैसा जाता है, हॉरिजॉन्टल, आडवा स्टेम होता है, और उसके जो लीव्स हैं वो सीधे सीधे ऊपर आते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो इसका जो स्टेम रहेगा वो, इसका जो स्टेम रहेगा ना वो कुछ ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे करके, और उसके लीव्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। नोड्स पे बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स में से लीव्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये ग्रासेस में भी होता है, शुगर केन में भी होता है, ग्रासेस में भी होता है, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स, ठीक है। एंड कैरेट है, कैरेट में से भी, कैरेट क्या है, बेसिकली रूट है ना, रूट। तो इसको भी आपने कट करके पानी वगैरह में रखा, तो इसमें से भी आपको एक ऊपर से दिख रहा है नया लीव्स आते हुए, नया प्लांट बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो वैसा ही रूट, रेडिश हो गया, मुड़ा, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के मुड़ा हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिशेस आर देयर, इनको भी हम यूज कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए, ठीक है। तो स्टेम में से हो सकता है, बाय द वे एक चीज यहां पे लिखना चाहूंगा, पोटैटो जो है, पोटैटो क्या है, एक टाइप का स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। तो स्टेम में से रिप्रोडक्शन हो सकता है, रूट में से हो सकता है, और एक चीज बताना चाहूंगा, स्वीट पोटैटो जो है, रताड़ू, इट इज अ रूट, ठीक है। पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, वैसे रेडिश भी रूट है, कैरेट भी रूट है, इनमें से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। चलो याद रखेंगे इतना। ब्रायोफाइलम में क्या था, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन लीफ मार्जिन, ठीक है। एंड पोटैटो में क्या था, आईज ऑफ द पोटैटो आर यूज्ड, आईज के अंदर बर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलो, सो रेडिश एंड कैरेट दे परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। चलिए लास्ट में यहां पे बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। तो ये स्पोर फॉर्मेशन किस में दिखता है, मुझे फंगस में दिखेगा। यहां पे क्या एग्जांपल दिया है, दो प्रकार का फंगस है, एक होता है म्यूकर एंड ब्रेड मोल्ड। बाय द वे ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नाम है राइजोपस, ठीक है। म्यूकर एक अलग फंगस है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो हो सकता है, एंड वैसे ही ब्रेड मोल्ड ये भी एक अलग फंगस है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइजोपस, ठीक है। तो म्यूकर भी एक प्रकार का फंगस है, और राइजोपस ये भी एक प्रकार का फंगस है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर सकता है, ठीक है। ब्रेड मतलब चपाती के ऊपर भी आ सकता है, किसी भी फूड मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के ऊपर ये लोग ग्रो कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो इनका बॉडी कैसा होता है दिखाऊंगा। ये माइक्रोस्कोप में अगर आप देखते हो ना तो आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। चलो तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, म्यूकर हैज अ फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस मतलब क्या, धागे के जैसा बॉडी होता है। आप देखो नीचे का जो धागा है ना, इस धागे को कहेंगे हाइफे। क्या कहते हैं, हाइफे। थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। फिर जो खड़े खड़े स्ट्रक्चर्स हैं
खड़ा खड़ा धागा है, इसको मैं कहूंगा स्पोरेंजियोफोर। क्या कहूंगा? स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ऐसा डंडी जैसा है, और उसके ऊपर जो गोला बना हुआ है, ये जो गोला है, इसको मैं कहूंगा स्पोरेंजियम। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बनता है स्पोर्स। तो जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा तो ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोर रिलीज होंगे। चलो, वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, द स्पोरेंजिया बस्ट, स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर्स रिलीज होंगे। स्पोर्स जहां कहीं पे जाके बैठेंगे, अगर उनको वहां पे पानी मिला, मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिला, उनको खाना मिला, एक रूम टेम्परेचर, ठीक है, वार्म टेम्परेचर थोड़ा, वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, स्पोरेंजिया फूटेगा, स्पोर्स आर रिलीज्ड। बाय द वे, एक और चीज आपको यहां पे बता दूं, स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजिया ये प्लूरल टर्म है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज आपको यहां पे बता दी। चलो, द स्पोर्स विल जर्मिनेट इन द मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस। पानी मिला, वार्म टेम्परेचर मिला, तो फिर से ये स्पोर्स ग्रो करके एक नया फंगल कॉलोनी बना देंगे। अ न्यू फंगल कॉलोनी विल बी फॉर्म्ड। बस इसी प्रकार से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स रिलीज होते हैं, फिर वो स्पोर कहीं पे जाके बैठेंगे, उनको पानी मिला, उनको खाना मिला, वार्म टेम्परेचर मिला, फिर से वहां पे नया फंगस ग्रो कर जाएगा। तो देखो ना, एटमॉस्फेयर में, मतलब हवा में, ये स्पोर्स प्रेजेंट होते ही हैं। कहीं पे भी चले जाओ आप घर पे एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा ले लो, कहीं पे रख दो, 4 दिन में उसके ऊपर फंगस 100% ग्रो हो जाएगा। चाहिए तो थोड़ा सा उसके ऊपर पानी चिपड़ के रख दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, 100% 4-5 दिन में उसके ऊपर फंगस आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा। स्पोर्स हवा में प्रेजेंट होते ही हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, तो ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं यहां पे। ये अभी 2025 का जुलाई का पेपर है, उसमें पूछा गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर बोला है तो इधर आप क्या क्या लिखोगे? आप रीजनरेशन लिख सकते हो, रीजनरेशन, आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिख सकते हो, आप स्पोर फॉर्मेशन लिख सकते हो, आप बडिंग इन हाइड्रा लिख सकते हो, आप फ्रेगमेंटेशन लिख सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो, फाइंड द ऑड वन आउट। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, इसमें ये जो फर्टिलाइजेशन है ये किस में आता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बाकी सब कुछ एसेक्सुअल है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको बाइनरी फिशन के बारे में बताना पड़ेगा, आपको मल्टीपल फिशन के बारे में बताना पड़ेगा, और बडिंग किस में? ईस्ट में। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे एक एक करके। बाइनरी फिशन में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बाद में मल्टीपल फिशन का 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अनफेवरेबल कंडीशन है, सूडोपोडिया अंदर ले लेगा, राउंड बन जाएगा, सिस्ट बना देगा, अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, अमीब्यूले आर फॉर्म्ड, तो वो पूरा कहानी। और बडिंग इन ईस्ट का 4 पॉइंट उसका, तो आपको ये तीनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। रीजनरेशन किस में दिखाई देता है? आपको प्लनेरिया में दिखाई देता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे टाइप नहीं आना चाहिए यहां पे, स्टेप आना चाहिए। स्टेप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये गैमेट फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर हियर। फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन। बाय द वे, एग्जाम में ही ऐसा गलत दिया था, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया था, विच इज रॉन्ग। टाइप नहीं बोलना चाहिए, उसको स्टेप बोलना चाहिए। फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन, स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन, प्लनेरिया, रीजनरेशन। ठीक है, चलो, फिर क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल में से ज्यादातर आपको क्या देखने मिलता है? ऑब्जेक्टिव्स देखने मिलते हैं। बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव। तो ये क्या है? ये दिस इज फ्रेगमेंटेशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, पैरामीशियम, लॉन्जिट्यूडनल, यूग्लिना। ठीक है, और कुछ है? नहीं, बस। तो बस आज की कहानी यहां तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया है।
देखो यहां पे तो एग्जाम में आपके 4-5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैंने टेस्ट आपको यहां पे दिया है ऐप के ऊपर, फ्री टेस्ट है, उसमें आई थिंक देयर आर एटलीस्ट 30 एमसीक्यूज, 25 से 30 एमसीक्यूज हैं, तो आपका पूरा टॉपिक वहां पे रिवाइज हो जाता है। तो एक बार अटेम्प्ट करना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।